Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का टेस्टबुक.com के ऑफिशियल चैनल पर। मैं ऋतुराज अवस्थी। आज हम एक बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और शॉर्टकट से सफलता पाने वाले लोग अक्सर कभी ना कभी समस्या में फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे देश के यस बैंक के साथ। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक के 16 साल के सफर के बारे में कि ये बैंक कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचा और वापस अर्श से फर्श पर आ गया। सबसे पहले यहां पर देखिए कि ये जो बात है, ये बात आई क्यों सामने, कैसे यहां पर हुआ, तो स्लाइड कंप्यूटर जी दिखाएंगे आपको। यस बैंक कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के ऊपर क्या कर चुके हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर कुछ क्वेश्चंस निकल करके आते हैं कि पहला प्रश्न ये कि जो यस बैंक है, यस बैंक कोलैप्स होने की कगार पर पहुंचा क्यों। दूसरा, क्या ऐसी चीजें थी, क्या ऐसे मेजर्स थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यस बैंक के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा। और तीसरा, यहां पर क्या होगा उन लाखों डिपॉजिटर्स का जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई यस बैंक में जमा करके रखी है। इन तीनों सवालों का आंसर हम जानेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी चीज, अर्श से फर्श पर कैसे आया देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक जिसे यस बैंक कहा गया, उसके बारे में भी जानेंगे। या शायद यस बैंक को यस कहना महंगा पड़ा, क्या ये रीजन है? इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अभी जो यस बैंक चर्चा में है किस लिए है कि आरबीआई ने इसे मॉरेटोरियम के अंडर प्लेस किया है। मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है? सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, कुछ चीजों को फिक्स कर देना कि आप इतना ही कर सकते हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो है क्या? सबसे पहले तो यहां पर देखो, आरबीआई ने जो मॉरेटोरियम लागू किया है यस बैंक के ऊपर और उसका कीप किया है विड्रॉल ₹50,000 पर मंथ। जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका जो पैसा यस बैंक में रखा हुआ है, अब वो एक महीने में 50,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर मॉरेटोरियम लगाया है यस बैंक के ऊपर। हाँ, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे हम यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मैरिज की बात करें, तो ऐसे ये सर्टेन केसेस हैं जहां पर कि लोग अपने अकाउंट से पैसा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज 50,000 से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे देश का जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी क्या कर चुका है, विद इफेक्ट सस्पेंड कर दिया गया है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया है जिसकी देखरेख में यस बैंक की सारी एक्टिविटीज होंगी। और ये यस बैंक को बचाने के लिए मॉरेटोरियम लगाया गया है टिल 3 अप्रैल 2020, 3 अप्रैल 2020 तक के लिए, एक महीने के लिए इसमें मॉरेटोरियम लगाया गया है। तो आखिरकार ये मॉरेटोरियम क्यों लगाया गया, आरबीआई को एक्शन क्यों लेनी पड़ी, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों के बारे में। बात स्टार्ट होती है साल 2004 से। यस बैंक की जो क्रोनोलॉजी अगर हम देखेंगे, हाउ इट बिकेम द 4th लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री। जी हाँ, देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक है हमारा यस बैंक। और आखिरकार हमारा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन ये चल रहा है, इसमें बैंकों के हालात ये हैं, तो लोग भरोसा किस पर करें? बैंक पे पैसा रखा तो बैंक भी डूब जाता है या डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। तो लोगों में ये जो भय है इस चीज को लेकर के, वो है क्या? इन सारी चीजों को हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, 2004, बात 2004 की है, जब दो लोग राणा कपूर और अशोक कपूर, इन्होंने यस बैंक को फाउंड किया था। इसका हेड ऑफिस आपसे पूछ सकता है कि कहां पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में इसको फाउंड किया गया था। और एक ट्रेजेडी होती है, घटना होती है साल 2008 में, जिसमें अशोक कपूर जो राणा कपूर के पार्टनर थे, इनकी डेथ हो जाती है। 26/11 हमलों में इनकी मौत हो जाती है। और इनकी मौत हो जाने के बाद राणा कपूर यहां पर क्या बन जाते हैं, आपका राणा कपूर बन जाते हैं सीईओ, यस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाते हैं। और उन्होंने यस बैंक की जो एक्टिविटीज हैं उनको आगे बढ़ाया। जैसे
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, कैसे कैसे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, तो ये क्रोनोलॉजी में सब स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, क्योंकि यस बैंक हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक है जो आपका अर्श से फर्श पर आने की कगार पर पहुंच चुका है। सबसे पहले देखिए कि अशोक कुमार की डिमाइस होने के बाद यहाँ पर जो राणा कपूर थे, इन्होंने अग्रेसिवली लोन को देना शुरू कर दिया, इन्होंने अग्रेसिवली लैंडिंग शुरू कर दी। अब बच्चों पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जो बैंक है एग्जैक्टली बैंक्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, बैंक वर्क कैसे करते हैं, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे देश में, ये दूसरा ऐसा मामला है। कुछ दिन पहले पीएमसी बैंक भी इस चीज़ के चलते चर्चा में आया था। हालांकि पीएमसी बैंक में इतना ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 11,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट था, बट यहाँ पर डिपॉजिट्स थे। बट यहाँ पर अगर यस बैंक के केस में देखें तो ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है। देखिए, सबसे पहले अगर बैंक की बात करें तो मैं आपको बैंक का डेफिनेशन बता देता हूँ। बैंक का डेफिनेशन होता है, बैंक इज द लॉफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मीडिएटर के तौर पर वर्क करता है। एक साइड यहां पर होते हैं डिपॉजिटर्स, बीच में मीडिएटर होता है आपका बैंक। तो डिपॉजिटर जो पैसा बैंक को देते हैं, ठीक है, जो पब्लिक ने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक उस पैसे को लैंड कर देता है अदर जहां पर भी रिक्वायरमेंट होता है वहां। तो अब यहां पर देखो, बैंक ने लैंड कर दिया, तो बैंक यहां पर क्या करेगा, जहां पर उसने पैसा दिया है इनसे इंटरेस्ट लेगा, और जिनको जो डिपॉजिट रखा था उनको भी इंटरेस्ट देगा। बट यहां से मान लीजिए उसने अगर 7% लिया है तो यहां पर वो 4% देगा, तो बीच का जो 3% है वो बैंक का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके बिहार पर जो बैंक आपका प्रॉफिट जनरेट करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है ना 3 पर्टिकुलर स्टेप होते हैं जिनके बिहार पर बैंक अपना इनकम जनरेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे एनआईआई कहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि भाई ग्रॉस इंटरेस्ट ये था, 3% उसने निकाल लिया, तो 4% जो उसने पे कर दिया, तो जो 3% था ये उसका नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाता है। इसके बाद ये जो इनकम अर्न करता है कहाँ से, बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं। और उसके अलावा जो भी आपके प्रॉफिट्स और जो डिविडेंड्स वगैरह होते हैं, मार्केट वगैरह में जो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये उससे पैसा जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आपके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो राणा कपूर ने यहाँ पर क्या सोचा कि भाई हमें अगर बैंक को आगे ले जाना है तो हमें लोन देना पड़ेगा। जब ये लोन देंगे तभी उनको जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उतना ज़्यादा उनका इनकम होगा, बैंक उतना आगे बढ़ेगा। तो अग्रेसिवली इन्होंने लैंडिंग शुरू कर दी। अब जब इन्होंने अग्रेसिवली लोन देना शुरू कर दिया तो ये लोन उन्होंने लालच में आकर के दिए। कैसे, कि भाई ऐसे लोगों को लोन दे दिया, ऐसी कंपनी को जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, आपका स्ट्रेस्ड का मतलब है कि ये कंपनियां पैसा वापस कर भी सकती हैं, नहीं कर सकती, इस बात की जांच किए बिना उन्होंने लैंडिंग कर दी, क्योंकि कंपनीज ने यहां पर उन्हें एक हायर इंटरेस्ट पे करने की बात कर दी, हायर इंटरेस्ट पे करने की बात की, हायर इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने उनको लोन दे दिया। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो मतलब इन्होंने जितने भी लोन दिए वो लोन हायर रिस्क पर थे। इंटरेस्ट तो भले ही उनको ज्यादा मिल रहा था, बट इन स्ट्रेस्ड कंपनीज में जो लोन थे ये आपके बहुत ज्यादा रिस्क पर थे। अच्छा, जो फाउंडर थे राणा कपूर, इन्होंने सिर्फ कंपनीज को ही क्यों दिया, या कंपनीज को इन्होंने लोन क्यों प्रोवाइड किया, ताकि वहां से जो भी इनकम होगी उससे उनका बैंक आगे बढ़ेगा, ये पर्टिकुलर चक्कर में इन्होंने लोन दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले 2004 में यस बैंक फॉर्म हुआ और 2008 में ये पर्टिकुलर 26/11 में अशोक कपूर का डिमाइस हुआ। उसके बाद राणा कपूर ने सारी चीजें अपने हैंड में ले ली और जो बैंक था, बैंक में अग्रेसिवली लैंडिंग करने लग गए स्ट्रेस्ड कंपनीज में, ताकि उनको हायर इंटरेस्ट मिल सके। यहीं से यस बैंक का डिक्लिनेशन एक तरीके से हम देखें तो शुरू हो जाता है, क्योंकि राणा कपूर ने ये प्राइमरली जो ऑपरेट किया इस बैंक को एज अ कॉर्पोरेट बैंक। कॉर्पोरेट बैंक का मतलब बच्चों ये होता है कि ये लोन देगा सिर्फ कंपनीज को, ये आपका कंपनीज को लोन देंगे। पब्लिक को जो लोन है ना, तो ये पब्लिक को लोन बहुत कम दिया करते थे। ठीक है, और कंपनीज को ये लोन भी प्रोवाइड करते थे तो हायर इंटरेस्ट पे।
स्ट्रेस्ड कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेस्ड कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जिनसे पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं होता है, ठीक है, बस हाँ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इन्होंने रिटेल बैंकिंग के तौर पर इन्होंने किया, साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट को इन्होंने सब्सिडरी फंक्शन बनाया। बेसिकली जो राणा कपूर साहब थे इन्होंने कॉरपोरेट बैंक के तौर पर इस बैंक को बनाया था, बट बाद में एसेट मैनेजमेंट वगैरह ये सब्सिडरी, देखो बैंकों के जो फंक्शन है ना दो तरीके के होते हैं। एक यहाँ पर होते हैं प्राइमरी फंक्शन जिसके लिए बैंकों को बनाया जाता है, और दूसरे यहाँ पर होते हैं सेकेंडरी फंक्शन जो बैंक अपना कमीशन परफॉर्म करने के लिए, कमीशन अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन इसका था आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग, बट सेकेंडरी फंक्शंस भी इसके बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने आपका क्या किया भाई, लोन दे दिया हाई रिस्क कंपनीज को, स्ट्रेस्ड कंपनीज को, और ये सोच करके कि ये हमें पैसा वापस करेंगी, इंटरेस्ट हमें यहाँ से ज़्यादा मिलेगा और उससे हमारा जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। और यहीं पर उन्होंने गलती कर दी। कंपनीज को लोन देने के चक्कर में, बैंक को आगे बढ़ाने के चक्कर में राणा कपूर साहब ने पूरे देश में 1120 ब्रांचेस और 1450 एटीएम के आसपास ओपन कर दिए। और सबसे बड़ी चीज़, अब देखो राणा कपूर जी ने लोन दिया तो मैं ये कह रहा हूँ, बट उनके पास पैसा आया कहाँ? तो पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स को हायर इंटरेस्ट का ऑफर दिया। 6% इंटरेस्ट, अगर किसी भी और बैंक की आप बात करें तो 4% या 4 से लेकर के 4.5% के बीच में इंटरेस्ट आपका दिया जाता है डिपॉजिट पर जो पब्लिक के हैं। यस बैंक ने 6% इंटरेस्ट का लालच दिया, और 6% इंटरेस्ट के लालच से पब्लिक ने बैंक में बहुत सारा पैसा जमा कर दिया। सारी के सारे लोगों ने वहां पर पैसा जमा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई जो यस बैंक ने जो पब्लिक से पैसा मिला वो सारा का सारा पैसा इन्होंने लैंड कर दिया कहाँ पर, कॉर्पोरेट्स में। इन्होंने वो पैसा सारा का सारा लैंड कर दिया कॉर्पोरेट्स में। कॉर्पोरेट्स में कहाँ कहाँ पर इन्होंने पैसा लैंड किया, तो DHFL जिसको दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कहते हैं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 4735 करोड़, IL&FS ये आपका 2500 करोड़, जेट एयरवेज जो डूब चुका है 1100 करोड़, जो कारकर ग्रुप की कंपनीज कॉक्स एंड किंग्स या गो ट्रेवल्स हुआ इसमें लगभग 1000 करोड़ के आसपास, CCD कैफे कॉफी डे और अनिल अंबानी की जो रिलायंस ग्रुप है इन पर उन्होंने क्या किया, लैंडिंग प्रोवाइड की। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बच्चों बता देना चाहता हूँ, मैंने अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक जो है ना पैसा देती है किसको, बैंक को, और वही पैसा बैंक दे देता है किसको, लोन के तौर पर। मतलब पब्लिक ने पैसा बैंक को दिया, बैंक ने वो पैसा लोन के तौर पर दे दिया, बैंक के पास तो बीच में पैसा बचा नहीं, मीडिएटर था। अब क्या हुआ कि जो लोन जिनको दिया है ये लोन यहां से रिटर्न करेंगे इनको इंटरेस्ट, तो पब्लिक को अगर चाहिए तो वही पैसा यहाँ पर बैंक पब्लिक को लौटाता जाएगा। लेकिन इन बिटवीन एक यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टर्म बना करके रखा है कि पब्लिक के जितनी भी असेट है उनका 4% इनको रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश, कहाँ पर, RBI के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, कि ये जो आपका इतना पर्टिकुलर अमाउंट है ये इन्हें रखना होता है अपने पास, 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के फॉर्म में जमा करना होता है कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसे ये फुलफिल कर सकें। मतलब पूरा पैसा ये क्या कर देते हैं आपका, लगभग पूरा 60 to 70% अमाउंट ये लोन में दे देते हैं। अब लोन वापस आएगा तो बैंक चलेगा, लोन वापस आना बंद हो गया तो बैंक बंद हो गया। तो अब पब्लिक जिसने पैसा दिया है वो पब्लिक क्या हो जाएगी, घबरा जाएगी। यही चीज हुई है यस बैंक के साथ। यस बैंक ने ये जो स्ट्रेस्ड कंपनीज हैं इन स्ट्रेस्ड कंपनीज को लोन दे दिया, कंपनीज यहाँ पर डूब गई और कंपनीज ने यहाँ पर यस बैंक का इतना पैसा डुबा दिया। ठीक है, इतना पैसा डुबा दिया तो ये यहाँ से जब लोन वापस नहीं आया, धीरे धीरे इसकी माली हालत कमजोर होती गई, पब्लिक का ट्रस्ट भी यस बैंक होता गया और पब्लिक ने भी अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो बैंक की यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, खराब। इवन बैंक रन कंडीशन शुरू हो गई। बैंक रन कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यस बैंक में पैसा रखा था, यस बैंक की माली हालत खराब हो गई, मुझे ये लगा कि भाई ये बैंक आपका कोलैप्स होने वाला है, ये बैंक पूरी तरीके से बंद होने वाला है, तो मैं टाइम रहते अपना पैसा निकाल लूँ। मेरी तरह ऐसे जितने भी डिपॉजिटर्स थे उन सब डिपॉजिटर्स ने यस बैंक से पैसा मांगना शुरू कर दिया। बैंक ने पैसा कंपनीज को दे करके रखा था, बैंक के पास पैसा बचा नहीं था, तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, आपका बैंक को चलने में भी प्रॉब्लम होने लग गई। ये यहाँ पर हुआ ऐसा।
और यही सबसे बड़ा कारण था यस बैंक की इस माली हालत के डूबने का, रीज़न था सबसे ज़्यादा डूबने का। हालांकि यस बैंक में यहाँ पर अगर हम देखें तो अनिल कपूर ने, जो यहाँ पर आपके अनिल कपूर का नाम आ रहा है, राणा कपूर जी है ना, राणा कपूर जी ने सिर्फ प्रॉफिट और बैंक को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये वो दिए थे। इवन साल 2015 की अगर बात करें तो जो यस बैंक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, क्योंकि इसने लैंड बहुत ज़्यादा करके रखा था। तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस करके यूएस बेस्ड एक फर्म है, इस फर्म ने 2015 में ही अनाउंस कर दिया था कि यस बैंक जो है ना, यस बैंक के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन दिए हैं, और कौन सी कंपनीज को, स्ट्रेस्ड कंपनीज को लोन दिए हैं, और इस वजह से ये जो बैंक है धीरे धीरे अपने जाल में फंसता जा रहा है। ठीक है, हाई रिस्क पर, बिना ये जाने कि वहां से लोन वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इन्होंने लोन दे दिए हैं सारे। और कंडीशन यहाँ पर ये हो गई है कि इनके जो बैड लोन्स हैं, ये बैड लोन्स क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बैड लोन्स है जिनको हम एनपीए कहें, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये बढ़ गए हैं। अब देखो एनपीए का बच्चों मतलब क्या होता है, एनपीए का मतलब यहाँ पर होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे लोन्स जिन्होंने आपका 3 मंथ्स, 3 महीनों तक किसी भी तरीके का कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया, वो एनपीए कहलाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज को यहाँ पर इन्होंने पैसा दिया था वो सारी की सारी या तो बंद हो गई, जेट एयरवेज तो पूरी तरीके से बंद हो गई, वहाँ पर बैंक का पैसा डूब गया। अब यहाँ तक तो सही था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2017 से ये सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया था यस बैंक की। उस समय पर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक से बोला कि भाई आप हमें ये बताइए आपके एनपीए कितने हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, बिकॉज पब्लिक ने जो पैसा डिपॉजिट करके रखा है वो यस बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वही हमारा जो बैंकिंग का फादर है वही कहलाता है आरबीआई, उसी के बिलीव में, उसी के विश्वास में रखा था। तो जो यस बैंक है इसने रिपोर्ट किया 6,355 करोड़ का एनपीए रिपोर्ट किया इन्होंने। अब ये फेक था या रियल था, आरबीआई को यहाँ पर क्या हो जाता है, संदेह, शंका हो जाती है, क्योंकि राणा कपूर ने यहाँ पर जो है ना ये रियल कितना एनपीए था ये इन्होंने छिपाया साल 2019 में, क्योंकि अगर 2017 में ये 6,355 करोड़ था तो साल 2019 में 11,159 करोड़ का एनपीए कैसे रिपोर्ट हुआ, ये बात यहाँ पर आई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, देखो एक पर्टिकुलर रेशियो होता है जिसको बोला जाता है CRAR। CRAR का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये रिस्क वेटेड एसेट रेशियो समझो, जो रिस्क वेटेड एसेट है इसको समझो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होते क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर पर्सन था ए, ये पर्सन था ए, इस पर्सन के पास थे 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ इसका कहला जाएगा टोटल एसेट। ये 100 रुपीज़ इस पर्सन ने 4 लोगों में क्या कर दिए, बांट दिए, बी, सी, डी और ई। बी को इसने दिए 10 रुपीज़, सी को दिए 20 रुपीज़, डी को दिए 30 रुपीज़ और ई को दिए 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो इसने क्या कर दिया, लोन बांट दिया। अब देखो यहाँ पर ऐसा हुआ कि भाई बी ने यहाँ पर 10 रुपए में से 10 रुपए लौटा दिए, सी ने 20 लिए थे, इसने 15 लौटाए, है ना, 5 अभी इसके पास बचा हुआ है और इस पर क्या है, संदेह है कि वापस आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सेम केस डी के साथ हुआ, डी ने 10 रुपए में केस किया ऐसा और यहाँ पर भी इन्होंने 10 रुपए में। तो देखो इसने एक फॉर एग्जांपल लोन कितना दिया था, 100 रुपीज़ का इसने अमाउंट दिया था, तो इसको रिटर्न कितना मिला, 75 रुपीज़। 25 रुपए का जो अमाउंट इसका लटका हुआ है, 25 रुपए का अमाउंट इसका जो लटका हुआ है, अब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ पर इसको वापस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ये जो अमाउंट उसको वापस मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, मतलब बैंक के टोटल असेट में से वो पर्टिकुलर अमाउंट जिसके वापस मिलने पर उसे डाउट हो वो रिस्क वेटेड एसेट कहलाता है, रिस्क हो वापस आने में रिस्क वेटेड एसेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो बैंकों से एक पर्टिकुलर कैपिटल मैनेज करवा करके रखता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जिसको कहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द बेसल नॉर्म यहाँ पर चलता है। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर 9% अकॉर्डिंग टू द बेसल 2 हमारे देश में 9% है, बेसल 3 जब इंप्लीमेंट हो जाएंगे
तो 2.5% का इसमें ऐड हो जाएगा आपका 2.5%, और 2.5% ऐड होने के बाद यह 11.5% हो जाएंगे। बट फिलहाल बेसल 2 के रिगार्डिंग 9% जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मैनेज करना जरूरी है। और यस बैंक ने सबसे बड़ी गलती की कि कॉन्टिन्यूसली इसका जो CRAR रेशियो जो ये मैनेज कर रहे थे 9% से कम था। ये सारे रीजन, CRAR इसका 9% से कम था, उसके साथ साथ इन्होंने आपका जो NPA थे वो भी उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट की। ये सारे यहाँ पर रीजन बने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो यस बैंक है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है। डिपॉजिटर्स क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि डिपॉजिटर्स को यहाँ पर उनके पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। पब्लिक ने यहाँ पर क्या किया है, बैंक को पैसा दिया हुआ है, बैंक ने वो पैसा किसको दे दिया है, लोन के तौर पर, और लोन जब वापस आया नहीं तो यहाँ पर पब्लिक को भी पैसा कैसे मिले। ठीक है, तो ये यहाँ पर पब्लिक के सफ़र करने का रीज़न है। ठीक है, कि जो बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक देगा कहाँ से, और पब्लिक ने घबरा करके जितने लोगों का पैसा था तो उन्होंने और निकालना यहाँ पर शुरू कर दिया, और बैंक की जो माली हालत है दिन ब दिन और ये मतलब डाउन जा रही। हालांकि डिपॉजिटर्स को यहाँ पर सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो, इस तरीके के जो बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, अगर ये डूब जाएगा तो हमारे पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तो RBI यहाँ पर डूबने तो नहीं देगा, बिकॉज अभी आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया है यस बैंक को खरीदने का। जिस दिन यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी RBI ने इम्पोज कर दिया है मॉरेटोरियम, तो यस बैंक के जो शेयर्स हैं वो औंधे लगभग 50% यहाँ पर क्या हुए हैं, डाउन हुए हैं। और यस बैंक को SBI ने खरीदने का 49% स्टेक की बात करी है, तो SBI के भी जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट आई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं कि कहीं उनका पैसा तो नहीं डूब जाएगा। अब RBI का इंटरफेरेंस देख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिकॉज जो RBI ने इंटरफेयर कैसे किया है, सबसे पहले जो पर्सन आएंगे उन्हें हम बोलेंगे प्रशांत कुमार। ये प्रशांत कुमार है, मिस्टर CFO है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जिनकी देख रेख में सारे के सारे काम होंगे यस बैंक के। ठीक है, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लाया जा सके, उनको यहाँ पर लाया जा सके, उनको विश्वास दिलाया जा सके कि उनका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। अब क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कर सकता है, क्योंकि RBI के पास यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के जो सेक्शन 45 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था आपका? 1949 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत उन्होंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोसेस लॉन्च किया है। अब उनका एक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, पब्लिक को ये दिलाना, पब्लिक को ये आपका ऑब्जेक्टिव दिला देना, विश्वास दिला देना कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, बिकॉज जो 102.6 बिलियन का यहाँ पर इसको जो लॉस हुआ है यस बैंक को, तो ये पैसा रिकवर हो जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्लान बनाया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट फिलहाल अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, RBI के एक्शंस को देख लेते हैं, तब हम सबसे लास्ट में प्लान की तरफ जाएंगे। RBI ने साल 2018 सितंबर में डिक्लेयर कर दिया था कि जो CFO है राणा कपूर, इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, और उन्होंने जनवरी 2019 में रिज़ाइन कर दिया था। RBI ने सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राणा कपूर को हटाया। उसके बाद नवंबर में यहाँ पर यस बैंक के जो चेयरमैन अशोक चावला थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। 2 इंडिपेंडेंट चार्जेस के जो डायरेक्टर्स थे उनका भी रेजिग्नेशन हो जाता है, और बैंक की जो कंटिन्यूसली रेटिंग होती है वो क्या हो जाती है, आपका डाउन होने लग जाती है। रेटिंग का मतलब है, देखो, कुछ हमारे देश में रेटिंग एजेंसीज वर्क करती हैं, और ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये बैंक को उनकी मैनेजमेंट और उनकी इनकम के आधार पर रेट करती हैं। तो ये रेटिंग एजेंसी भी आपका डाउन करने लग गई यस बैंक की रेटिंग को। इवन मूडीज़ की हम बात करें तो मूडीज़ ने जो बैंक आउटलुक है उसमें स्टेबल से नेगेटिव तक में यस बैंक का जो रेटिंग है उसको चेंज कर दिया। उसके बाद इस घटनाक्रम में साल 2019 मार्च में यहाँ पर रवनीत गिल जो CEO थे, इन्होंने टॉप मैनेजमेंट को पूरा चेंज करने की, रिप्लेस करने का प्लान बनाया था। अप्रैल में यस बैंक ने सबसे पहली बार अप्रैल 2019 में 1506 करोड़ रुपए के लॉस की बात कही थी, और यहाँ से जो पब्लिक है
पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो यस बैंक पर टूटना शुरू हुआ। नवंबर में राणा कपूर ने अपने जो जितने भी लगभग 142 करोड़ रुपए की वैल्यू के जो शेयर्स थे यस बैंक के वो सेल कर दिए। इससे यहाँ पर लोगों को और ये भरोसा हो गया कि भाई यस बैंक डूबने वाला है और उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। फिर मार्च 2020 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने ये सारा मैटर अपने अंडर ले लिया और डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर मॉरेटोरियम और प्लेस कर दिया आरबीआई यस बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। 8 मार्च को सुबह 3 बजे राणा कपूर को अरेस्ट कर लिया गया फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन में अकॉर्डिंग टू द पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना। तो ऐसा बोला गया कि भाई ये जो आपके राणा कपूर हैं इन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट किया है, जो भी यहाँ पर लोन्स दिए हैं जो स्ट्रेस्ड कंपनीज को, तो उसके बिहाफ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया आपका 2020 में। ठीक है, मतलब ये तो पूरा का पूरा घटनाक्रम था कि कैसे यस बैंक ने उस स्ट्रेस्ड कंपनीज को लोन दिया जिससे उसका जो डेट है डेट बढ़ता गया, पैसा वापस नहीं आया और पैसा वापस ना आने की वजह से जो पब्लिक है पब्लिक को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है या पब्लिक को यहाँ पर उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा। अब देखो मार्च 2019 की कंडीशन में आते हैं। मार्च 2019 को जो कंडीशन थी वो ये थी कि भाई पब्लिक के जो डिपॉजिट हैं बैंक के पास वो डिपॉजिट आपके 2.27 लाख करोड़ है और यहां पर जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट की अगर बात करें तो ये यस बैंक के लगभग 3.80 लाख करोड़ है। मतलब पब्लिक का पैसा तो डूबना नहीं चाहिए, लेकिन ये पैसा कब, जब उसे पब्लिक से मिलेगा तब। क्योंकि 2017 में जैसा मैंने आपको बताया कि 6,355 करोड़ के लोन थे, ये बढ़कर के कितने हो गए हैं आपके 11,159 करोड़। ठीक है, 11,159 करोड़ बढ़ करके हो गए। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बैड लोन्स ज़्यादा होंगे, ये उसका एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो आपका वापस नहीं मिलने वाला। तो इन सारी चीज़ों को रिकवर करके वापस से यस बैंक को स्टेबल करने के लिए जो एक प्लान बनाया गया है, प्लान ये है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, यस बैंक के 49% जो स्टेक है इनको खरीदेगा। इनका वर्थ लगभग 2,450 करोड़ के आसपास आता है और इसीलिए प्रशांत कुमार जी को सीएफओ अपॉइंट किया गया है। जो एसबीआई के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एसबीआई के सीएफओ हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है और इनका काम होगा यहाँ पर कंसोर्टियम बैंकिंग। कंसोर्टियम बैंकिंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ लेंडर, बहुत सारे यहाँ पर लेंडर हैं और ये लेंडर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ह्यूज अमाउंट देने वाले हैं, तो इनमें बीच में मीडिएटर के तौर पर आपका खड़ा हो जाएगा एसबीआई। तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो एलआईसी हुआ और भी जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे बैंक को फंडिंग आएगी, बैंक वर्क करना शुरू करेगा और जो उसको लॉस हुआ है उसको यहाँ पर वो क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लान बनाया गया है इसको रिकवर करने का। ठीक है, अप्रैल तक अगर हम बात करें तो लगभग आपका ये 1507 करोड़ रुपए यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई यस बैंक का इतना पैसा डूब चुका है और आने वाले टाइम में ये ना डूबे या आने वाले टाइम में इसको और रिकवर किया जा सके, तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये सारे जो इंसिडेंट हैं ये किए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर रोड था जहाँ से यस बैंक को सेव किया जाएगा। वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने आपका मॉरेटोरियम लॉन्च किया यस बैंक पर। क्यों किया, बिकॉज यस बैंक ने जितने भी लोन दिए थे वो स्ट्रेस्ड कंपनीज को दिए थे, कंपनीज डूबी तो बैंक का पैसा डूब गया, बैंक का पैसा डूबा तो पब्लिक ने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो बैंक की माली हालत खराब हो गई। उस बैंक की हालत खराब होने पर भी इन्होंने आरबीआई को सच्चाई बताई नहीं, आरबीआई से झूठ बोला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको रेस्ट्रिक्शंस लगाए बाद में जब उनके सामने सच्चाई आई, और उसको बचाने के लिए भी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है कि वो यस बैंक को बचा ले। ओके गाइस, तो अभी तक यहाँ पर अगर हम यस बैंक की बात करें तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था। फिलहाल तक यही आपका निकल करके सामने आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे होंगी उन पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बट सबसे बड़ी चीज़, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसका इस तरह से इतने बड़े चौथे बैंक का ये हाल हो जाना, कहीं ना कहीं ये संकेत है क्या कि
आगे जाकर के हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और ख़राब होने वाली है या ऐसा कुछ, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। और भी यहाँ पर जो यस बैंक का घटनाक्रम आगे आएगा, ये बच पाता है या नहीं बच पाता है, और कैसे इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालेगी, इसको हम जानेंगे आने वाले वीडियोज़ में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।